Bismillahirrahmanirrahim. Outlines of this lecture: impurities in solids, solid solutions, Hume-Rothery rules, substitutional solid solution, interstitial solid solution, specification of composition, composition conversion, computation of density and atomic weight. Let us start. Impurities in solids. A pure metal consisting of only one type of atom is not possible. ये पॉसिबल नहीं है कि एक प्योर मेटल हो और उसमें सिर्फ एक ही तरह के एटम्स हों, इस तरह मुमकिन है ही नहीं। इस तरह तो कोई आइडियल मेटल हो सकता है, और आइडियल तो फिर आइडियल ही होता है, वो एक रियल या प्रैक्टिकल मेटल नहीं है। Impurity or foreign atoms are always present and exist as crystalline point defects. और इसमें impurities लाजमी तौर पे होंगी, और इन impurities को या foreign atoms को हम point defect कह सकते हैं. In fact, even with sophisticated techniques, it is difficult to refine a metal to a purity in excess of 99.999. At this level, on the order of 10 to raise power 22 to 10 to raise power 23 impurity atoms are present in 1 meter cube of material. जितनी मर्ज़ी sophisticated टेक्निक को यूज़ करके एक मेटल को आप रिफ़ाइन करें 99.9999% तक, तो फिर भी उसमें 10 to raise power 22 से लेके 10 to raise power 23 तक impurity atoms मौजूद होंगे in just 1 meter cube of a material. तो आप समझ चुके होंगे कि impurities ने तो लाजमी तौर पे होना ही होना है, और ये impurities यूज़फुल होंगी या यूज़लेस होंगी, इसको भी आप ही डिसाइड करेंगे। और पहले भी हम देख चुके हैं कि impurities को हम कैसे यूज़ करते हैं और वो कैसे हमारे लिए यूज़फुल हैं। Most familiar metals are not highly pure, rather they are alloys. मेटल ज़्यादातर अलॉयज़ की फॉर्म में है। अलॉयज़ का मतलब है कि वो कम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर मेटल्स होंगे प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस करने के लिए, इन विच impurity एटम्स हैव बीन एडेड इंटेंशनली टू इम्पार्ट स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स टू द मटीरियल। तो कहते हैं मेटल्स के अंदर ज़्यादातर अलॉयज़ हैं और उसमें impurities को इंटेंशनली ऐड किया जाता है ताकि उसका कोई स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो है वो इम्पार्ट हो जाए उसके अंदर। Alloying is used in metals to improve mechanical strength and corrosion resistance. For example, sterling silver is an alloy. स्टर्लिंग सिल्वर को हम यूज़ करते हैं। सिल्वर के यूटेंसिल्स हैं वो स्टर्लिंग सिल्वर से बने होते हैं, और ये सिल्वर अलॉय है। इसके अंदर 92.5% सिल्वर है और 7.5% कॉपर है। इन नॉर्मल एम्बिएंट इन्वायरमेंट प्योर सिल्वर इज़ हाईली corrosion resistant बट ऑल्सो वेरी सॉफ्ट। जो प्योर सिल्वर है वो corrosion resistance है बहुत ज़्यादा, वो corrosion resistance तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन वो उसके साथ सॉफ्ट भी है। तो उसको मैकेनिकल स्ट्रेंथ देने के लिए फिर उसके अंदर कॉपर जो है वो ऐड किया जाता है। अलॉइंग विद कॉपर सिग्निफिकेंटली इन्हांसेस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ विदाउट डेप्रिसिएटिंग द corrosion रेजिस्टेंस एप्रिशिएबली। स्टर्लिंग सिल्वर के अंदर कॉपर को ऐड किया जाता है जस्ट टू इन्हांस द मैकेनिकल स्ट्रेंथ, लेकिन उसकी जो corrosion रेजिस्टेंस प्रॉपर्टी है वो डिस्टर्ब नहीं होती। द एडिशन ऑफ impurity atom टू ए मेटल रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सॉलिड सॉल्यूशन। जैसे लिक्विड सॉल्यूशन था, इसी तरह सॉलिड सॉल्यूशन भी होना है। तो सॉलिड सॉल्यूशन में हम देखते हैं कि सॉलिड सॉल्यूशन जो है वो कैसे बनता है और इसके अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं। और अ न्यू फेज डिपेंडिंग ऑन द काइंड्स ऑफ impurity, देयर कंसनट्रेशन एंड टेम्परेचर ऑफ द alloy। जो न्यू सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा या नया फेस बनेगा वो डिपेंड करेगा impurity के ऊपर, उनकी कंसनट्रेशंस के ऊपर और टेम्परेचर ऑफ द alloy के ऊपर डिपेंड करेगा। विद रिगार्ड टू alloys, solute and solvents are
terms that are commonly employed. सल्यूट भी एक टर्म यूज़ होगी और सॉल्वेंट भी टर्म यूज़ होगी, ये बिल्कुल वही है. सॉल्वेंट इज़ द एलिमेंट और कंपाउंड दैट इज़ प्रेजेंट इन द ग्रेटेस्ट अमाउंट. ये हमें पहले भी पता है कि सॉल्वेंट एक ऐसा एलिमेंट है जो ज़्यादा क्वांटिटी में होता है, ज़्यादा अमाउंट में होता है. सॉल्वेंट एटम्स आर आल्सो कॉल्ड होस्ट एटम्स. सॉल्वेंट एटम्स को हम होस्ट एटम्स भी कहेंगे. सल्यूट दूसरी चीज़ है. सल्यूट इज़ यूज्ड टू डोनेट एन एलिमेंट और कंपाउंड प्रेजेंट इन ए माइनर कॉन्सेंट्रेशन. दूसरी क्वांटिटी सल्यूट होगी जो माइनर क्वांटिटी में होगी और इसी की हम डोपिंग करेंगे. तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर दो चीज़ें हैं, एक होस्ट एटम्स होंगे जो सॉल्वेंट होंगे और दूसरे इसमें इम्प्योरिटी एटम्स होंगे जो सल्यूट की फॉर्म में होंगे. सॉलिड सॉल्यूशन फॉर्म्स व्हेन द सल्यूट एटम्स आर एडेड टू द होस्ट मटेरियल. द क्रिस्टल स्ट्रक्चर इज़ मेंटेन्ड एंड नो न्यू स्ट्रक्चर इज़ फॉर्म्ड. सॉलिड सॉल्यूशन इज़ कंपोजिशनली होमोजीनियस. जो सॉलिड सॉल्यूशन है वो होमोजीनियस होगा, उसमें जो सल्यूट है वो होस्ट मटेरियल के अंदर यूनिफॉर्मली डिस्पर्स होगा. द इम्प्योरिटी एटम्स आर रैंडमली एंड यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड इन द सॉलिड. टू टाइप्स ऑफ इम्प्योरिटी पॉइंट इफेक्ट्स आर फाउंड इन सॉलिड सॉल्यूशन, सब्स्टिट्यूशनल और इंटरस्टिशियल. जो सॉलिड सॉल्यूशन है ये मैंने आपको बताया कि होमोजीनियसली डिस्पर्शन होंगे और उसमें इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो यूनिफॉर्मली डिस्पर्स्ड होंगे और रैंडमली होंगे. और यहाँ फिगर के अंदर दिखाया जा रहा है एक सॉलिड मटेरियल दिखाया जा रहा है और जिसके अंदर दो तरह के डिफेक्ट्स हैं वो नज़र आ रहे हैं. एक को कहते हैं इंटरस्टिशियल और दूसरे को कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी एटम्स. तो सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर दो तरह के पॉइंट डिफेक्ट होंगे. ये पॉइंट डिफेक्ट होंगे ज़ीरो डायमेंशनल होंगे और एक सब्स्टिट्यूशनल होगा और दूसरा इंटरस्टिशियल होगा. फॉर सब्स्टिट्यूशनल टाइप सल्यूट और इम्प्योरिटी एटम्स रिप्लेस द होस्ट एटम्स. तो सब्स्टिट्यूशनल के अंदर जो इम्प्योरिटी एटम है वो होस्ट एटम को रिप्लेस करेगा. यहाँ पर वैकेंसी नहीं थी, प्रोसीजर हुआ, उस प्रोसीजर के नतीजे में यहाँ का एक एटम निकल गया, नॉकआउट हो गया और इम्प्योरिटी एटम इसकी जगह पर हो गया. तो इसे हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी. और सब्स्टिट्यूशनल इम्प्योरिटी का जो साइज़ है ये होस्ट एटम के साइज़ के 15% तक इसका जो वेरिएशन होगी, साइज़ की वेरिएशन इतनी होगी. इम्प्योरिटी एटम का जो साइज़ है और जो होस्ट एटम का साइज़ है इसमें 15% का फ़र्क होता है. इसका एक रूल है, उसको हम आगे जाकर देखते हैं कि ये इस रूल को अगर फॉलो करेंगे तो ये बनेगा सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा और एक दूसरा का सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा. इसके अंदर जो इम्प्योरिटी एटम है उसका साइज़ बहुत ही छोटा होगा. ह्यूमे-रोदरी रूल्स. सेवरल फीचर्स ऑफ द सल्यूट एंड सॉल्वेंट एटम्स determine the degree to which the solute dissolved in the solvent. सल्यूट कितने डिग्री सॉल्वेंट के अंदर डिज़ोल्व हो गया है उसके लिए कुछ रूल्स हैं. तो अगर इन रूल्स को फॉलो करेंगे तो सॉल्वेंट की जो डिज़ोल्विंग पावर है, जो सॉल्वेंट है वो कितने डिग्री तक डिज़ोल्व होगा वो डिपेंड करेगा इन 4 रूल्स के ऊपर. और ये जो 4 रूल्स हैं ये हैं ह्यूमे-रोदरी रूल्स. और इसमें पहला रूल है जी एटॉमिक साइज़ फैक्टर. सल्यूट का एटॉमिक साइज़ सॉल्वेंट के एटॉमिक साइज़ के साथ कितना होना चाहिए. तो रूल का पहला पार्ट है कि एप्रिशिएबल क्वांटिटी ऑफ सल्यूट मे बी accommodated in this type of solid solution only when the difference in atomic radii between the two atom type is less than 15%. atomic size 15% से लेस होना चाहिए सल्यूट एटम और सॉल्वेंट एटम के लिए. पहला रूल ये है कि जो एटॉमिक साइज़ है वो 15% से लेस होना चाहिए और उसकी क्वांटिटी जो है वो भी थोड़ी होनी चाहिए, ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, लेस दैन 10% होनी चाहिए. यानी सल्यूट लेस दैन 10% होना चाहिए और सल्यूट का जो साइज़ है वो 15% से लेस होना चाहिए. पहला रूल ये है.
Otherwise, the solute atoms create substantial lattice distortions and a new phase forms. अब उसने कहा है कि ये जो सल्यूट का साइज़ है, जो ग्रीन है, इसमें ग्रीन एटम है, इसका साइज़ सल्यूट का साइज़ होस्ट एटम से 15% तक कम हो सकता है। अगर इससे ज़्यादा कम होगा तो फिर क्या होगा, जैसे ये है तो यहाँ के जो होस्ट एटम्स हैं इसके ऊपर स्ट्रेन बढ़ जाएगा, स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा, और जब स्ट्रेन प्रोड्यूस हो जाएगा यहाँ पे स्ट्रेन आ जाएगा, एटॉमिक पोजीशंस के ऊपर स्ट्रेस आ जाएगी, तो एक न्यू फेस जो है वो प्रोड्यूस हो जाएगा। तो ज़रूरी है कि कोई न्यू फेस ना बने, एक सलूशन ही बने, होमोजीनियस सलूशन बने। तो ज़रूरी है कि सल्यूट का जो साइज़ है वो सॉल्वेंट से 15% लेस ही हो। अगर इससे ज़्यादा फ़र्क होगा तो होस्ट मटेरियल में स्ट्रेस प्रोड्यूस होगी और एक नया फेज जनरेट हो सकता है। दूसरा फैक्टर है क्रिस्टल स्ट्रक्चर का। फॉर एप्रिशिएबल सॉलिड सॉल्युबिलिटी द क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स फॉर मेटल्स ऑफ बोथ एटम टाइप मस्ट बी द सेम। क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए, जो सल्यूट का है वही सॉल्वेंट का है, दोनों के क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम होने चाहिए। अगर एक FCC है तो दूसरा भी FCC है, अगर एक BCC है तो दूसरे को भी BCC होना चाहिए। होमोजीनियस सॉल्यूशन बनाने के लिए एटॉमिक साइज़ का 15% फ़र्क होना चाहिए सल्यूट और सॉल्वेंट में, सल्यूट का लेस दैन 15% होना चाहिए। दूसरा फैक्टर है कि एटॉमिक स्ट्रक्चर सेम होनी चाहिए, दोनों की क्रिस्टल स्ट्रक्चर सल्यूट और सॉल्वेंट की सेम होनी चाहिए। तीसरा फ़र्क है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फैक्टर। द मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव वन एलिमेंट and the more electronegative the other, the greater the likelihood that they will form an intermetallic compound instead of substitutional solid solutions. ज़रूरी है कि एक का एक ज़्यादा इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव हो और दूसरा ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव हो, ये तीसरी कंडीशन है। एक की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो और दूसरे की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो। और चौथा फैक्टर जो है valency. A metal has more of the tendency to dissolve another metal of high valency. ठीक है, एक मेटल दूसरे मेटल की वैलेंसी पहले मेटल से ज़्यादा होनी चाहिए। इसका मतलब है कि सल्यूट की वैलेंसी ज़्यादा होनी चाहिए और सॉल्वेंट की वैलेंसी कम होनी चाहिए। ये चौथी शर्त है, टू डिज़ोल्व वन ऑफ द लोअर वैलेंसी। तो 4 रूल्स हैं, 4 रूल्स हैं। एक एटॉमिक साइज़ है, सल्यूट का 15% लेस होना चाहिए, क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स सल्यूट और सॉल्वेंट के एक जैसे होने चाहिए। तीसरा फैक्टर, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव हो, दूसरा मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव हो, और चौथा ये है कि दूसरे की जो वैलेंसी है वो पहले से ज़्यादा होनी चाहिए। सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन, तो एक कॉपर को निकल के अंदर मिक्स किया जा रहा है। इसका मतलब है कि कॉपर जो है वो सॉल्वेंट होगा, होस्ट मटेरियल होगा, होस्ट एटम्स होंगे उसके, और निकल सल्यूट होगा, इम्प्योरिटी एटम्स होंगे। एन एग्जाम्पल ऑफ सब्स्टिट्यूशनल सॉलिड सॉल्यूशन इज़ फाउंड फॉर द कॉपर एंड निकर। These two elements are completely soluble in one another at all proportions. कॉपर और निकल हर प्रोपोर्शन में मिक्सअप हो सकते हैं। With regard to Homer-Rodriguez rules that govern the degree of solubility. Atomic size, पहला इसकी शर्त, पहला पॉइंट एटॉमिक साइज। Atomic radii of the copper and nickel are 0.128 and 0.125 नैनोमीटर, यानी दोनों का जो डिफरेंस है वो लेस दैन 15% है। पहला रूल ओबे हो गया। दूसरा रूल इसका है, बोथ हैव FCC क्रिस्टल स्ट्रक्चर, दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर सेम है, दूसरा रूल भी फॉलो हो गया। और तीसरा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाला रूल है, देयर इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज़ आर 1.8 और 1.9, एक मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, एक मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। ये रूल भी फॉलो हो रहा है। और चौथा वैलेंसीज़ का फ़र्क है, तो मोस्ट कॉमन वैलेंसीज़ आर 1 फॉर कॉपर एंड 2 फॉर निकल। निकल की 2 है, जो उसके अंदर इम्प्योरिटी जा रही है उसकी वैलेंसी ज़्यादा है, लिहाजा चौथा रूल भी फॉलो हो रहा है। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस, पहले सब्स्टिट्यूशनल वाला था, अब इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन है।
इसमें देखते हैं क्या होता है। फॉर इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशंस इम्प्योरिटी एटम्स फिल द वॉइड्स अमंग द होस्ट एटम्स। इसमें जितने वॉइड्स होंगे, खाली स्पेसेस होंगे, इन खाली स्पेसेस को इम्प्योरिटी एटम्स या सल्यूट फिल करेंगे। बोथ FCC and BCC crystal structures, there are two types of interstitial sites, tetrahedral और octahedral। FCC और BCC दोनों के अंदर दो तरह की इंटरस्टिशियल साइट्स हैं, और एक टेट्राहेड्रल होगी FCC के अंदर और दूसरी होगी ऑक्टाहेड्रल FCC के अंदर। इसी तरह BCC के अंदर भी टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल साइट्स दोनों मौजूद होंगी। दीज आर डिस्टिंग्विश्ड बाय द नंबर ऑफ नियरेस्ट नेबर्स होस्ट एटम्स, नियरेस्ट नेबर होस्ट एटम्स, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन नंबर। तो ये कोऑर्डिनेशन नंबर से इनका डिस्टिंग्विश आप कर सकते हो। टेट्राहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, ऑक्टाहेड्रल का कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। तो जहाँ पर कोऑर्डिनेशन 4 बन रहा है तो आप समझें कि वो टेट्राहेड्रल साइट है, और जहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर 6 बन रहा है, नियरेस्ट नेबर 6 है, तो आप समझें वो ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट है। फिगर में दिखाया जा रहा है जो रेड बॉल्स हैं, ये रेड बॉल इंडिकेट कर रहे हैं ऑक्टाहेड्रल साइट को, ऑक्टाहेड्रल इंटरस्टिशियल साइट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और जो येलो है ये टेट्राहेड्रल को है। यहाँ पर दो रेड यानी कि ऑक्टाहेड्रल साइट्स हैं और एक यहाँ पे टेट्राहेड्रल साइट है FCC के अंदर। और BCC में देखें तो BCC में एक ऑक्टाहेड्रल है और एक ही इसके अंदर टेट्राहेड्रल साइट है, और साथ में इसके इंडिसेस भी दिए हुए हैं। मेटालिक मटेरियल्स हैव हायर एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स, ये हमें पता है जितने मेटालिक मटेरियल्स हैं उसमें एटॉमिक फैक्टर की वैल्यू ज़्यादा होती है और वो क्लोजली पैक्ड होते हैं। सो देयर इंटरस्टिशियल पोजीशंस आर रिलेटिवली स्मॉल, यानी क्लोजली पैक्ड हैं। एज ए रिजल्ट क्या होगा, द एटॉमिक डायमीटर ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी, consequently the atomic diameter of an interstitial impurity must be substantially smaller। तो इनमें मेटल्स के अंदर चूँकि एटॉमिक पैकिंग फैक्टर्स काफ़ी ज़्यादा होता है, लिहाजा उनके अंदर जो वॉइड स्पेसेस हैं वो भी छोटी सी होंगी, स्मॉलर सी होंगी। तो वो जो स्पेसेस हैं वो स्मॉलर होंगी दैन दैट ऑफ द होस्ट एटम्स। तो ये नेचुरल सी बात है। मैक्सिमम अलाउएबल कंसनट्रेशन ऑफ इंटरस्टिशियल इम्प्योरिटी एटम इज़ लेस दैन 10%। इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन के अंदर जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो 10% से कम होने चाहिए। स्मॉल इम्प्योरिटी एटम्स आर ऑर्डिनरी लार्जर दैन इंटरस्टिशियल साइट्स। जो इम्प्योरिटी एटम्स हैं वो इंटीजर साइट से बड़े होंगे। जब वो बड़े होंगे तो फिर तो वो लेटर स्ट्रेन प्रोड्यूस करेंगे। जगह थोड़ी है, उसमें इम्प्योरिटी एटम जो आ रहा है वो बड़ा आ रहा है। जब एक बड़ा एटम छोटी स्पेस में जाएगा तो वहाँ पे लेटर स्ट्रेन्स प्रोड्यूस होंगे। सो दे इंट्रोड्यूस सम लेटर स्ट्रेन्स, लेटर स्ट्रेन प्रोड्यूस होंगी ऑन द एडजेसेंट होस्ट एटम्स। अब एक एग्जांपल दी जा रही है सॉलिड सॉल्यूशन की, इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन की, और वह है जी कार्बन फॉर्म्स एन इंटरस्टिशियल सॉलिड सॉल्यूशन when added to the iron। The concentration of carbon is about 2%। कार्बन को आयरन के अंदर ऐड किया जा रहा है। कार्बन को सिर्फ 2% लिया है जो कि 10% से लेस है। The atomic radii of the carbon atom is much less than that of the iron। तो ये जो कार्बन का साइज़ है ये आयरन के साइज़ से बहुत कम है, जैसे कि पहले बताया जा चुका है। Solid solutions are also possible for ceramic materials। Solid solutions के अंदर ना सिर्फ metallic solutions आते हैं बल्कि ceramic solutions भी हो सकते हैं। Specification of composition। It is often necessary to express composition या concentration of an alloy in terms of its constituent elements। तो ये ज़रूरी है कि जो आप impurity atoms डाल रहे हैं उसका पता हो कि उसकी कंसंट्रेशन सॉल्यूशन के अंदर कितनी है। द टू मोस्ट कॉमन वेज टू स्पेसिफाई कंपोजिशन आर वेट परसेंट
एंड एटॉमिक परसेंट। दो तरह से आप इम्प्योरिटी एटम्स को एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो फिर वेट परसेंट से या फिर एटॉमिक परसेंट से। और अगर वेट परसेंट दी हुई है तो आप उसको कन्वर्ट भी कर सकते हैं एटॉमिक परसेंटेज में, और एटॉमिक को वेट परसेंट में भी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। वेट परसेंटेज कैसे निकालें? तो एक सलूशन है जिसके अंदर दो तरह के एटम्स हैं, एक को आप डिनोट करें 1 से और दूसरे को आप डिनोट करें 2 से। तो एक अलॉय है, एक मेटल सॉल्यूशन है, एक अलॉय है जिसके अंदर दो एटम्स पड़े हुए हैं, दो एलिमेंट्स हैं, और एक को एलिमेंट 1 कह दें, एक को आप 2 कह दें। कंसंट्रेशन ऑफ 1 in 8%, C1 is denoted by C1 is equal to M1 over M1 plus M2 into 100। C1 एक ही कॉन्सेंट्रेशन है, M1 एक एलिमेंट का मैस है, M2 दूसरे एलिमेंट का मैस है। तो अगर इस फार्मूले में हम डालें तो हम C1 की पहले एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन निकाल सकते हैं। इसी तरह हम दूसरे एलिमेंट की कॉन्सेंट्रेशन C2 निकाल सकते हैं। बिल्कुल यही फार्मूला होगा, उसके अंदर M2 ऊपर हो जाएगा ओवर M1 प्लस M2 इंटू 100। तो इसी तरह का फार्मूला है, जस्ट आपने ऊपर M2 लिख देना है यहाँ पे। और दूसरा तरीका है एटॉमिक परसेंटेज लिखने का। तो एटॉमिक परसेंटेज जो है वो नंबर ऑफ मोल से भी निकाली जा सकती है और नंबर ऑफ़ एटम से भी निकाली जा सकती है और नंबर ऑफ़ मोल से भी निकाली जा सकती है। एटॉमिक परसेंटेज नंबर ऑफ़ एटम से भी निकाली जा सकती है और नंबर ऑफ़ मोल से भी निकाली जा सकती है। द बेसिस फॉर एटॉमिक परसेंटेज calculation is the number of moles of an element in relation to the total moles of the elements in the alloy. The number of moles in some specified mass of element 1 is nm1. Number of moles of element 1 is nm1 may be computed as nm1। number of moles को आप निकाल सकते हैं m1 dash over A1। यहाँ पे M1 dash is the mass in grams and A1 is the atomic weight of element 1। A1 atomic weight को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये इसका जो mass है M1 dash mass in grams आ गया। और जो nm1 है ये number of moles है। concentration in term of atomic percentage, और ये एटॉमिक परसेंटेज को C1 डैश के साथ रिप्रेजेंट किया गया। अब एक प्राइम या डैश का जो है वो इजाफा किया गया और ये होगा C1 डैश इज इक्वल टू nm1 ओवर nm1 प्लस nm2 इंटू 100। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट 1 ओवर नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट 1 प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एलिमेंट 2 इंटू 100। तो आप एक एलिमेंट की एटॉमिक परसेंटेज निकाल सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। इसी तरह आप दूसरे एटम की एटॉमिक परसेंट जो कि C2 डैश होगी वो निकाल सकते हैं। सिर्फ फ़र्क यहाँ पे आपने ये डालना है कि जहाँ पे nm1 है वहाँ पर आप लिखेंगे nm2 और बाकी यही फार्मूला रहेगा। कंपोजिशन कन्वर्जन वेट परसेंट टू एटॉमिक परसेंट। वेट परसेंट को आप एटॉमिक परसेंट से रिप्लेस कर सकते हैं। ये C1 डैश जो है ये एटॉमिक परसेंटेज है और C1 जो है ये वेट परसेंट है और A1 A2 एटॉमिक वेट है। A2 एटॉमिक वेट है ऑफ एलिमेंट 2, A1 एटॉमिक वेट है ऑफ एलिमेंट 1। C1 इज़ द वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट 1, C2 इज़ द वेट परसेंट ऑफ एलिमेंट 2 एंड C1 डैश इज़ द एटॉमिक परसेंट ऑफ एलिमेंट 1। इसी तरह आप एटॉमिक परसेंटेज ऑफ एलिमेंट 2 भी निकाल सकते हैं। इसी तरह आप एटॉमिक परसेंटेज ले सकते हैं फ्रॉम एटॉमिक वेट। कन्वर्जन ऑफ एटॉमिक वेट टू वेट परसेंट, तो ये उसका रिवर्स है। ये C1 जो है वो वेट परसेंट है ऑफ एलिमेंट 1, C2 है वेट परसेंट ऑफ एटॉमिक 2। तो एटॉमिक 1 का वेट परसेंट आप निकाल सकते हैं C1 डैश एटॉमिक परसेंट ऑफ एलिमेंट 1। A1 आपको पता है एटॉमिक वेट है, A2 भी एटॉमिक वेट है, C1 डैश
एटॉमिक परसेंटेज है और C1 जो है वो वेट परसेंटेज है। तो इसी तरह आप एटॉमिक परसेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं वेट परसेंट में। कन्वर्जन ऑफ वेट परसेंट टू मास पर यूनिट वॉल्यूम। ये जो मास पर यूनिट वॉल्यूम है इसे डबल प्राइम के साथ इंडिकेट किया गया है, C1 double prime. C1 double prime indicates the mass per unit volume of element 1, or here the C1 is weight percent of element 1 और C2 is the weight percent of element 2। और यहाँ पर रो 1 और रो 2 है, तो रो 1 का मतलब है डेंसिटी ऑफ एलिमेंट 1 और रो 2 का मतलब है डेंसिटी ऑफ एलिमेंट 2। तो इन फार्मूलों को यूज़ करके आप वेट परसेंट को कन्वर्ट कर सकते हैं मास पर यूनिट वॉल्यूम में। कंप्यूटेशन ऑफ डेंसिटी एंड एटॉमिक वेट। आप डेंसिटी को भी कैलकुलेट कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला, और ये फार्मूला है, इसके अंदर C1 और C2 वेट परसेंटेज हैं ऑफ एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2, रो 1 और रो 2 ये डेंसिटी हैं ऑफ एलिमेंट 1 एंड एलिमेंट 2। और इसी तरह ये फार्मूला यूज़ कर लें या फिर ये फार्मूला यूज़ कर लें तो दोनों एक ही फार्मूले हैं, जौन सा मर्ज़ी फार्मूला यूज़ कर लें आंसर सेम आएगा। और एवरेज एटॉमिक वेट भी आप फाइंड कर सकते हैं, एवरेज एटॉमिक वेट आप फाइंड कर सकते हैं यूजिंग दिस फार्मूला। तो दोनों सेम फार्मूले हैं, जौन सा मर्ज़ी आप यूज़ कर लें। एवरेज एटॉमिक वेट इज इक्वल टू 100/C1/A1 + C2/A2। C1 is the atomic weight of element 1 and C2 is the atomic weight of element 2, और A1 और A2 atomic weights हैं और C1 और C2 weight percent है। C1 और C2 weight percents हैं और A1 और A2 atomic weight है। Thank you very much for watching.